नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्रिय छात्रों। तो हिंदी में हम दूसरा पाठ लेके चल रहे हैं जिसका नाम है ब्राह्म चिन्ह। और इससे पहले हमने वर्णमाला को कंप्लीट करा दिया है, उसको आप जा कर के देख सकते हो। उसमें स्वर व्यंजन और जितने भी जो वर्ण हैं उनको बिल्कुल क्लियर करा दिया है। और लगभग उस पर 1 से लेकर के 220 हमने प्रश्न करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट के एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम मित्रों ब्राह्म चिन्ह को स्टार्ट किया है हमने, इसको हम कंप्लीट करा के चलेंगे, देखेंगे। सबसे पहले ब्राह्म चिन्ह के बारे में समझते हैं। भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। यानी ब्राह्म चिन्ह क्या होता है? जो भाषा है उसको सरल, सहज और रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्राह्म का अर्थ क्या है? ठहरा या रुकना। ब्राह्म का अर्थ क्या है? ठहरा या रुकना। तो ध्यान रखना कि ब्राह्म चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं कि उसमें थोड़ा सा ठहराव आए, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में ही विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अमिताभ प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम क्या है? जैसे है इसके लास्ट में ये लगता है, पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए। कितने बताए? 20। तो सबसे पहले देखते हैं कि 20 में पहला कौन सा है। तो पहला है हमारा अल्प विराम। जो हमारा कॉमा है इंग्लिश में उसी को हम अल्प विराम कहते हैं। तो क्या होता है अल्प विराम, इसको देखते हैं। भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव, वैसे अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अल्प का क्या होता है? थोड़ा। और विराम माने रुकना, जो थोड़ा रुकना। तो यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ी देर का जो ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। इसके प्रयोग को निम्नलिखित हमने नियम बताए, इसको देखेंगे। नंबर 1, इसमें लगभग 9 नियम बताए मैंने, उनको हम पूरा क्लियर करके चलेंगे। जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए उनके बीच में संयोजक चिन्ह होते हैं, जैसे और है, वह है इत्यादि नहीं हो तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे सोहन कोमा, यहाँ जी अल्प विराम लगा दिया, रोहन। और गगन दौड़ रहे हैं। तो जैसे कई लोगों को एक साथ लिख रहे हैं तो वहाँ पर कोमा लगाते हैं, तो हमने यहाँ अल्प विराम लगा दिया। दूसरा देखेंगे पवन अल्प विराम, गगन अल्प विराम, गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 4 लोग हैं, तो यहाँ पर हमने 3 लोगों के बीच में अल्प विराम लगाया और उसके बाद में संयोजक चिन्ह लगाया, फिर उस नाम लिख करके फिर हम लिख दिया। तो इस तरह से जब कई लोगों को एक साथ अगर आ रहे हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये आप भी लोग करते होंगे, ठीक है। दूसरा हमारा नियम है, इसको देखेंगे। दूसरे में क्या कहा गया है? जहां 2 से अधिक वाक्यांश आए उनके बीच संयोजक न हो। संयोजक चिन्ह आप जानते हो, और हुआ, और 2 से अधिक वाक्यांश आ रहे हैं, जैसे पवन घर आया अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया। पवन घर आया, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या किया? ठहराव लिया और थोड़ी देर रुका और चला गया। यहाँ पर ये और संयोजक चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया, ठीक है। तो 2 नियम आपने समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे नियम नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे किंतु है, परंतु है, पर, लेकिन, मगर, भी आदि। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, भी एक हमारे क्या है? अव्यय हैं। इनके पहले अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, हम स्टेशन पहुंच तो गए, हम स्टेशन पहुंच तो गए, फिर अल्प विराम लगा दिए। किंतु, देखो किंतु लगा हुआ, यहाँ पर हमारा जो अव्यय लगा हुआ उससे पहले लगा है, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यानी मगर से पहले अल्प विराम लगाने की जरूरत हुई।
तो ध्यान रखना, इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4 इसको देखेंगे। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगाते हैं। अब समानाधिकरण शब्द कैसे होते हैं? जो समानाधिकरण शब्द वो होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें कही जा रही हो, ठीक है, या तीन बातें कही जा रही हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे देश के प्रधानमंत्री, अब देश का प्रधानमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदास मोदी ने चीन की कूटनीतिक रूप में परास्त किया। तो देश के प्रधानमंत्री, फिर यहाँ पर कॉमा हमें लगाना जरूर पड़ेगा, यानी जो अल्प विराम है वो हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा देखेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री कॉमा, प्रदेश के मुख्यमंत्री कॉमा योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्षियों को परास्त किया, ठीक। तो इस तरह से हमने दोनों के बीच में अल्प विराम लगाया, यानी ये कौन है? समानाधिकरण शब्द है, ठीक है। जो दो एक ही व्यक्ति की दो तरह से बात की जा रही तो उसमें हम लगाते, ठीक है। चलिए अगला नियम देखेंगे हम। ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है जिसके बाद लगने वाले तो कौन कौन से? तो तब वह आदि का लोप हो। अगर इनका लोप हो रहा है तो वहां पर भी हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यानी तो वह उनका लोप हो रहा हो। अब यहां पर वह का लोप हो रहा होगा, देखना। जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया बदमाश था। वैसे हम ये कह सकते थे वह बदमाश था, लेकिन यहाँ पर वह खत्म कर दिया और यहाँ पर कोमा लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो का लोप हो गया, जाना है तो जल्दी आओ, ऐसे होना चाहिए, लेकिन तो हटा दिया और यहाँ पर जाना है जल्दी आओ कह देते हम, आम भाषा में बोलते जाना है जल्दी आओ, ठीक है। तो यहाँ पर तो का लोप हुआ, तो यहाँ पे भी हमने तो को लोप होने पर यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगा दिया है। वह आएगा तब काम हो जाएगा, वह आएगा तब काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तब की जगह पर हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर तब का लोप हुआ है। तो इस तरह से जो नियम था वो आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, नियम नंबर 6। हाँ नहीं, अच्छा तथा संशोधन कारक के बाद भी अल्प विराम लगता है। हाँ नहीं, अच्छा तथा संशोधन कारक, ठीक है। तो देखेंगे जैसे हाँ, अब यहाँ पर अल्प विराम लगा, कल सवेरे आ जाना। हाँ कल सवेरे आ जाना, तो यहाँ पे भी अल्प विराम लगा दिया। नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने अल्प विराम लगा दिया। अच्छा, तुम जल्दी ही आ जाओ। माँ मेरा कल्याण करो, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ कि अल्प विराम का प्रयोग किस तरह से हम कर रहे हैं। चलिए अगला नियम देखेंगे। उपवाक्यों के पूर्व व पश्चात भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अब कल उसकी, यहाँ पर कल से पहले हमने यहाँ पर लगा दिया और उसका मोहन का ही नाम लिया गया, लेकिन यहाँ पर बात पहले मोहन की हो चुकी है, इसलिए उसको कल उसकी टांग टूट गई यहाँ पर लिख दिया हमने। राधा कोमा लग गया, जो बहुत अच्छी है। अब आगे राधा का नाम नहीं लिया जाएगा, कोम अल्प विराम, आज उत्सव में नहीं आई। अब यहाँ से अल्प विराम से पता चल रहा है कि राधा की ही बात हो रही है, तो इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों नियम नंबर 8। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा नियम नंबर 8। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उसके बीच, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों नियम नंबर 8। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, संज्ञा यानी हिंदी इंग्लिश में नाउन बोलेंगे, हिंदी में संज्ञा आए, तो उसके बीच अल्प विराम लगता है। जैसे देखेंगे हम, श्यामा, कामिनी,
कौशल्या, ये तीनों के चारों के बीच में हमने अल्प विराम लगाया, वगैरह है। ठीक है, अगला देखेंगे, क्रोध, लोभ, मोह जीवन के लिए घातक है। उसने गाय, बैल, भेड़, बकरी पाल रखी है। ये आप सब लोग इसमें अल्पविराम लगाते हो, तो यहाँ पे भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 9, छंदों में एक ही चरण की समाप्ति पर अल्पविराम चित्त लगाते हैं। छंद में भी जो कवि होते हैं, छंद में भी चाहे वो दोहा छंद हो, सोटा छंद हो, इनमें भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। रहमन निज मन की व्यथा, तो यहाँ पर अल्पविराम लग गया, मन ही राखो गोए। ठीक है, क्योंकि थोड़े ठहराव की जरूरत है बोलने के लिए। सुन इट ले हैं लोग सब, यहाँ पर अल्पविराम लग गया, थोड़ा ठहराव आया। वाट न ले हैं कोई। ठीक है, तो इस तरह से अल्पविराम का प्रयोग होता है। जो टॉपिक है हमारा अर्धविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह कैसे, पहले इसको देख लेते हैं कि एक बिंदु होगा, उसके बाद में नीचे कॉमा होगा, तो इसको हम बोलेंगे अल्पविराम। इससे पहले हमने अल्पविराम कराया था, जो कॉमा है उसको अल्पविराम। अब अल्पविराम का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ठहराव के लिए, अल्प माने थोड़ा, वो अर्धविराम का मतलब होता है आधा ठहराव। आधा ठहराव यानी अल्पविराम से थोड़ा सा ज़्यादा जो ठहराव होगा उसे हम कहेंगे अर्धविराम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाक्य में जब अल्पविराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी अल्पविराम से अगर अधिक ज़्यादा ठहराव आ रहा है तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यह 3 स्थितियों में लगता है। एक तो जहाँ प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, यानी जो भी शब्द बोलेंगे उनमें ज़्यादा संबंध ना हो, तथा जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबंध, अलग यानी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और जहाँ वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए, यानी हम शब्द तो बोलेंगे लेकिन उसका परिणाम अंत में आएगा। जैसे देखेंगे, एक हमने पूरा वाक्य लिखा है, आओ बैठो। अब आओ बैठो अलग हो गया, आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। इन तीनों का हमने शुरुआत में बोला तो पता नहीं चल रहा था कि हमने क्यों इन तीनों को बोला, लेकिन लास्ट में क्या बोला है हमने, पर बदमाशी मत करो। जो उसका परिणाम कब आया है, अंत में आया है। ठीक है, इसलिए हम ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसमें हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा उपविराम। उपविराम को हम समझते हैं। उपविराम क्या होता है, इसमें दोनों बिंदु होते हैं। ठीक है, जैसे विसर्ग होता है उसी तरह से ये उपविराम होता है। तो उसको हम देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता है, यानी बोलने और लिखने में अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो वहाँ उपविराम लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, साकेत एक अध्ययन। यहाँ पर जब भी हम कोई किताब या ये प्रिंट छापते हैं तो उसके लिए, कामायनी एक अनुशीलन। तो इस तरह से जब कोई हम नाम लिखते हैं तो उसके बीच में उपविराम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों 4, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है। यानी जब कोई वाक्य समाप्त होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य की समाप्ति का बोधक है, किसका, समाप्ति का बोधक। अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव या वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोध होता है। ठीक है, यानी अर्धविराम में क्या था, अल्प विराम से अधिक ठहराव था, अल्प विराम में थोड़ा सा ठहराव था, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल वाक्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है समाप्ति के बाद ही। जैसे यहाँ पर हमने पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डेफिनेशन परिभाषा लिखी उसके बाद में हमने पूर्ण विराम लगाया है। तो वाक्य जो भी हमारा वाक्य खत्म हो जाए उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी कुछ नियम दिए रखे हैं। नियम नंबर 1, वाक्य के अंत में
वाक्य के अंत में कैसे, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर पूरा वाक्य समाप्त हो चुका है, तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है। दूसरा, सैनिक युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े, यहाँ पे भी हमने पूर्ण विराम लगा दिया। नियम नंबर दूसरा देखेंगे हम। दूसरा देखिए, कहानी उपन्यास लिखने में, यानी जो कहानी उपन्यास लिखेंगे वहाँ पे भी हम पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे वह डाकू कितना भयानक था उसका चेहरा आदि। वह डाकू, अब जो डाकू यहाँ तक पूरा वाक्य खत्म हो चुका था, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। कितना भयानक था उसका चेहरा आदि, तो आदि के बाद में लगा दिया। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर नियम नंबर तीसरा है, तो इसको 3 लिख सकते हैं। छंद के चरणों की समाप्ति पर, अब यहाँ पर जैसे छंद हो, चाहे दोहा हो, सोरठा हो, वहाँ पे भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नंबर 5, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप सब लोग जानते हैं कि पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में ही यह चिन्ह लगता है। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम कब आओगे, कब, यहाँ पर कब प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर शब्द आया प्रश्नवाचक शब्द, तो इसके लगने के बाद में ये हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तुम क्या खाओगे, क्या, तो क्या, कब, कैसे, कहाँ। जैसे हम मान लो ये क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर ये किसी शब्द में चाहे पहले आ रहे हो या बीच में आ रहे हो, तब हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे वह क्यों नहीं आया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा यहाँ पर। तुम क्या कर रहे हो, तो इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विस्मयाद बोधक चिन्ह, यानी इसको हम दूसरे नाम से आश्चर्य चिन्ह के बारे में भी जानते हैं। जैसे एकदम आश्चर्य हो जाता है, ओहो, आहा, इस तरह से। तो क्या है इसको देखते हैं। हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, ये सारे पॉइंट लिख दिए मैंने। अगर किसी को हर्ष हो, खुशी हो, शोक हो, प्रसन्नता हो, उत्साह हो, आश्चर्य हो, घृणा हो आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयाबोधिक अवयवों के बाद ये चिन्ह लगता है। श्री गुरु ने, यानी कौन गुरु है, कामता प्रसाद गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे, आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यहां पर हर्ष था। ठीक है, बहुत खुशी थी उसे। अरे, जादू ने लड़की को गायब कर दिया, आश्चर्य हुआ आपको। आपको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ओह, तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया, तो यहां पर प्रसन्नता हुई। यहां पर देखेंगे शोक, आह, बेचारा चल बचा, तो यहाँ पर हमने विस्मयबोधक चिन्ह को लगाया। छी छी, तुम कितने घृणित आदमी हो, यहाँ पे भी हमने विस्मयबोधक चिन्ह का भी प्रयोग कर दिया, या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। चलिए अगला पॉइंट है हमारा 7वां। इसमें क्या कह रहा है, उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ये 2 कोमा लगते हैं, इन्वर्टेड कोमा इस तरह से लगते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं, तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। इसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले से हमने शुरुआत कर दिया कोमा इन्वर्टेड कोमा की। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, तो यहाँ पर इतनी लाइन को दिखाने के लिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, यानी उद्धरण चिन्ह में लिख दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया। तो दोस्तों आज पॉइंट दे रखे हैं, श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निर्देशक चिन्ह कहते हैं, और इसके लिए ये जो डबल कोमा ऊपर की तरफ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल बताया था, उसमें आप जा करके देख सकते हैं।
चलिए आज हम देखते हैं संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह क्या होता है, हिंदी में इसे डैश बोलते हैं। तो दो समान चिन्ह होंगे या एक विपरीत चिन्ह होंगे, उनके बीच में इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य इस चिन्ह का प्रस्तुत होता है। ठीक है, विपरीत चिन्हों में भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आचार विचार, रंग रूप, आना जाना सहचर शब्द हो गए, धरती आकाश, दिन रात, अंधेरा उजाला विपरीत शब्द हो गए। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, उठना बैठना समासिक शब्द हो गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग यानी डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक आप जानते हैं, कोष्ठक हमारे तीन है। एक तो ये है, इसे हम छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा हमारा मझला ब्रैकेट और तीसरा हमारा बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो तीन प्रकार के कोष्ठक हैं। इसको हम देखते हैं। इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए अथवा नाटक को पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेतों के लिए होता है। जैसे सुमित्रा नंदन। अब सुमित्रा नंदन जो है उसका नाम लक्ष्मण रखा है, तो लक्ष्मण हमने इसको दिखा दिया। कौनते अर्जुन, यानी अर्जुन को हम कौनते कह रहे हैं। राधे कौन, कर्ण, तो कर्ण को ही राधे बोला जा रहा है। इसलिए हम इसको कोष्ठक में जब किसी का नाम होता है तो दूसरे नाम उपनाम को उसमें दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट देख लेते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने कोष्ठक के दो भेद बताए हैं। वर्गाकार कोष्ठक, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलेंगे, और सर्पाकार कोष्ठक, इसे मझला कोष्ठक बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं साधारण प्रकार कोष्ठक कुल 3 प्रकार के होते हैं। साधारण प्रकार से कोष्ठक के कितने 3 प्रकार होते हैं। छोटा कोष्ठक मैंने अभी बता दिया था, बड़ा कोष्ठक और मझला कोष्ठक। इस तरह से आपने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 10। इसमें क्या कह रहा है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, जिस तरह से 2 बिंदु रखे और एक बीच में डैश लगा दिया, संयोजक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे देखेंगे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। जैसे हमने लिखा लखनऊ, यहाँ पर हमने इस तरह से डैश लगा दिया और इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह में डबल ये कोमा होता है। एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देख सकते हैं ये पुनरुक्ति चिन्ह है। जैसे मान लो हमें सेम चीज़ बार बार पे आ रही है, अब उसको हमें दिखाना नहीं, तो इसे हम पुनरुक्ति चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु का नाम या वजन है, तो हम लिखेंगे चीनी 5 किलो। आटा, अब यहाँ लिखना था 5 किलो पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे। चावल 5 किलो, तो यहाँ पर इस तरह से लिखते जाएंगे और पुनरुक्ति चिन्ह लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट, लाघव चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरु से संकेत करते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर इसका प्रारंभिक शब्द रखकर लाघव चिन्ह कहलाता है। देख सकते हैं, जैसे अगर हम किसी शब्द को हमने शॉर्ट में लिखना है तो वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रधान डाकघर, तो उसको प्रधान को प्र, डा को ड, डा और घा को घ, इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया। अल्प बचत योजना, तो अ, ब और यू, इस तरह से अ, ब, यू, लाघव चिन्ह लगा करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में यहाँ पर जो बिंदु है इस तरह से बिंदु लगा देते हैं। जैसे इसमें क्या कहा गया देख सकते हैं। श्री गुरु इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जब किसी का उदाहरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़कर भाग को लोप चिन्ह लगाकर सांकेतिक कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं लेखक ने लोप चिन्ह लगा दिया, जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करती है, लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं पाद चिन्ह। इसे श्री कामता प्रसाद ने रेखा नाम से अभिहित किया है।
जिन शब्दों का अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, इसे ही पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह कहते हैं। यानी किसी चिन्ह को हाईलाइट करने के लिए पाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। चलिए, जैसे दोनों शब्दों के नीचे खींची गई पाद रेखा ही यहाँ उदाहरण समझी जाती है। जैसे हम यहाँ पर हिंदी की प्रमुख व्याकरण कोटियों को मैंने इस तरह से लाइन खींच दी, तो इसे ही हम पाद रेखा कहेंगे। दोनों शब्दों के नीचे खींची गई पाद रेखा ही यहाँ उदाहरण समझी जाती है। जैसे मान लो कोई भी लाइन मुझे खींचनी, जैसे हिंदी की प्रमुख व्याकरण कोटि, मैंने ऐसी लाइन खींच दी, तो इसे हम पाद चिन्ह कहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, इनके बीच में भी हम इस पाद रेखा को खींच सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये हमारा ये चिन्ह है। हिंदी में इसे लुप्त स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है। ठीक है, नहीं, अब जब हम कभी उच्चारण कर रहे हैं, नहीं तुम मत आना, तो हमने क्या किया, ये जो चिन्ह है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसको थोड़ा सा लंबी ध्वनि बोलते, नहीं तुम मत आना। दूसरा, हे राम, हे प्रभु, इस तरह से करते हैं हम, तो यहाँ पर हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, संगीत में इसका प्रयोग बहुत होता है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है पाद बिंदु। पाद बिंदु जो हमारा है इसको देखेंगे। हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु है। यह ख ज फ वाले शब्दों में लगता है। अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त हो रहा है, श्री गुरु ने चर्चा नहीं की। जैसे गजल, तो जा में यह पाद बिंदु लगा। खौफ में, खिदमत में जमीन, और जमीन में जा में जबान, तो जा के नीचे बिंदु। किस्मत तो का के नीचे। तो ये पाद बिंदु है, वो ऐसे जो अरबी फारसी के शब्द हैं इनके नीचे इसके प्रयोग लगते हैं। तो दोस्तों, हंसपद क्या होता है इसको हम समझ के चलेंगे। ठीक है, तो हंसपद क्या होता है, ये इस तरह से कैप होता है, और ये कब लगाया जाता है, जब कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है हमारी, यानी जब हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको बीच में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं देना चाहता हूँ लिख दिया, लेकिन त्रुटि हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाए, तो यहाँ पर ऐसे हंसपद लगाएंगे और कुछ लिख देंगे। तो मैं, अब ये पूरा हमारा जो वाक्य बन गया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता, अब लिस्ट में कौन अपना नाम नहीं चाहता ये नहीं पता ना, तो यहाँ पर ये हंसपद लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया लिस्ट में मैं अपना नाम नहीं चाहता। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह हंसपद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने हंसपद की चर्चा की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कामता प्रसाद ने भी जो गुरु है उन्होंने भी हंसपद की चर्चा की है। और ये कोई छूट जाता है, कोई शब्द छूट जाता है वाक्य में, तो उसको लिखने के लिए हंसपद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह में स्टार ++ तो 2, ये जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और तो यहाँ पर इनका कैसे प्रयोग किया जाता है इसको देख लेते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित, ठीक है, पृष्ठ के नीचे हाशिए में कोई सूचना देनी है, जैसे मान लो मुझे बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम स्टार लगा दें। ठीक है, सूचना देने तारांकित, 1 धन या 2 धन का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाठ टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्यालय जो विभाग हैं उनमें तारांकित स्टार का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखना। और धनांकित चिन्हों का प्रयोग ये भी कार्यालयों में किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, जब कोई हमें कोई चीज़ दिखाने की बहुत इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर क्या देते हैं, हम स्टार दे देते हैं। और अगर कोई कार्यालय में काम कर रहे हैं उसमें भी हम तारांकित भाग है यानी स्टार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और धनांकित ++ का भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ ग्रेड वगैरह देना है उसमें भी हम पॉजिटिव का चिन्ह दे सकते हैं, डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तुल्यता सूचक या बराबर।
तुल्यता सूचक जब कब किया जाता है, जब कोई चीज़ हमें उसकी तुलना करनी हो, किसी को बराबर दिखाना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। या किसी संख्या को जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके या भाग करके उसको बराबर दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। गणित में भी इस तुल्यता सूचक का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं सब बार दिखाने, गणित में तुल्यता सूचित करने में यह चिन्ह व्यवहार में लिया जाता है। जैसे पाषाण यानी पत्थर, तो पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर, तो इसको बराबर दिखा दिया हमने, ठीक है। जैसे धरा, पृथ्वी, तो बराबर को हमने दिखा दिया कि जो धरा है वही पृथ्वी है। जैसे बिडोजा, इंद्र, इंद्र को भी हम बिडोजा दूसरा नाम देते हैं। अब यहाँ पर देख लिए 4 + 2 6 कर दिया, 8 + 4 12 कर दिया, 50 + 30 80 कर दिया। अब बराबर ब, तो जब हम किसी चीज़ को बराबर में या तुलना कर रहे हैं तब दिखाते हैं, तो उसे हम तुल्यता सूचक कहते हैं या बराबर भी कहते हैं। आप इसको बराबर भी कह सकते हो, ठीक है। गणित में से बराबर कहते हैं और हिंदी में से तुल्यता सूचकांक या तुल्यता सूचक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो आज की क्लास का लास्ट है उसको देखते हैं, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक क्या है, जैसे एक तो यह एक डैश वो लगा दिया और एक 3 डैश लगा दिया। अब इनका प्रयोग कब किया जाता है, समाप्ति सूचक का जब कोई पैराग्राफ है, कोई जैसे मान लो अध्याय, उसको समाप्त करना है तब तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर मान लो किसी पुस्तक का समाप्ति करनी तो उसमें 3 डैश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है, या नीचे उपयुक्त चिन्ह बना दिया जाएगा, पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे में लिख दिया है कि ये जो चिन्ह है अध्याय की समाप्ति पर दिया जाता है और ये जो 3 डैश है वो पुस्तक की समाप्ति दिया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब हम कुछ देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैंने विराम चिन्ह बताए हैं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम समझ के चलेंगे। तो पहला देखते हैं विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव। तो ये ध्यान रखना, विराम का अर्थ पूछा जाता है पेपर में, तो ठहराव होता है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20। ये भी पूछा गया, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अल्प विराम चिन्ह, ये कॉमा होते हैं, उसे अल्प विराम चिन्ह होता है। और इसमें क्या करता है, जो थोड़ा ठहराव होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्धविराम में क्या होता है, एक बिंदु और ये होता है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये क्या होता है, अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय लगता है विराम के लिए, ठीक है, ठहराव के लिए। हंसपद किस विराम का एक और नाम है, तो वो है त्रुटि विराम, ठीक, ध्यान रखना। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब यहाँ पर कहाँ आ गया, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका प्रयोग हम करेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग तब किया जाता है तब किसी वाक्य का अंत होता है। कोई वाक्य अगर खत्म, समाप्ति होती है, तब उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य अंत में उपविराम चिन्ह कितने हैं, 3 का प्रयोग, 3 है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो कोमा यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर और चर्चा करेंगे। जैसे पहला हमने ये दे दिया है उद्धृत चिन्ह। अब ये उद्धृत चिन्ह क्या है, इसके बारे में जाने। उद्धृत चिन्ह जो होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं। हालांकि क्योंकि ये सारे विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए गए इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमा कह रहा हूँ, वैसे हिंदी में उद्धृत चिन्ह बोलते हैं। तो उद्धृत चिन्ह जो है वो जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कवि है, उसने कोई कथन दिया तो उसका ज्यों का त्यों उसके शुरुआत में और अंत में इसको लगा देंगे, तो वो होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक यानी डैश जो होता है उसका प्रयोग किसी संकेत के लिए, जैसे हम कोई संकेत कर रहे हैं तब उसके लिए किया जाता है, ठीक है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बराबर का ये पर, ठीक। रात्रि निशा, यहाँ इन दोनों के बीच में हमने किसका प्रयोग, डैश का प्रयोग कर दिया, ठीक है, उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए लोप, लोप यानी जब किसी कोई हमें, जैसे हम कोई लाइन लिख रहे हो उसमें कुछ छोड़ना हो, लोप करना हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, या यहाँ पर डैश दिखा सकते हैं, ठीक। जब कोई पूर्व की बात पुनरुक्ति करनी हो तब के लिए, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दो लोप चिन्ह है, प्लस 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 और ये डैश, ये मैं भी आपको समझा दिया। पहला पॉइंट है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह
का प्रयोग करते हैं। जो विवरण चिन्ह है या तो हेडिंग के लिए प्रयोग करते हैं या कोई बात कहता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश कई बड़े नगर हैं, अब यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया, जैसे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी बात को हमें स्पष्ट करना हो तब के लिए, ठीक। अगला पॉइंट, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एक गहरा उदाहरण। विशेष बल देने के लिए एक उदाहरण, जैसे मुझे लिखना है वर्तनी, मुझे वर्तनी लिखनी है, इसको हाईलाइट करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह लगा दूंगा तो ये अलग से दिखाई देगा, ठीक है। तो एक गहरा उदाहरण का प्रयोग करती है, जैसे निराला मैंने यहाँ पर दिखा दिया, तो इसमें हम एक गहरा उदाहरण का प्रयोग किया है, ठीक। हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, दोहरा उदाहरण। दोहरा उदाहरण कब किसी चीज़ को ज्यों का त्यों लिखना है, जैसे यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखना है तब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यथावत ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उदाहरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जी मैंने विराम चिन्ह जो हमारे जो श्री कामता प्रसाद जी ने 20 विराम चिन्ह बताए, उनको मैंने क्या किया, इकट्ठा दिखा दिया। क्या किया, इकट्ठा दिखा दिया, उसको हम देख के चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई, 20 बताई है। पहला है हमारा अल्प विराम, तो अल्प विराम के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा है अर्ध विराम, इसमें एक बिंदु और कोमा होता है। तीसरा पूर्ण विराम, जो किसी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्नवाचक, जब, क्यों, कब, कैसे आता है, यानी प्रश्न पूछा जाता तब लगाते हैं। आश्चर्य चिन्ह या विस्मय चिन्ह, तो विस्मय चिन्ह जब कोई आश्चर्यचकित बात होती है, जैसे आहा ये क्या हुआ, ऐसे जब आश्चर्य करते हैं किसी बात पर तब इसका प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह या डैश, निर्देशक चिन्ह ये होता है डैश, जब जैसे रात दिन में बीच में डैश लग जाती है। योजक चिन्ह या समासक चिन्ह भी इसे कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट देखेंगे, कोष्टक। कोष्टक ये छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट। इसका प्रयोग गणित में करते हैं, या किसी चीज़ को जैसे किसी का अगर दो नाम है तो एक नाम को उसको हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह क्या होता है, इसे इकेरा उद्धरण बोलते हैं। ये चिन्ह जब किसी चीज़ को हमें हाईलाइट करना हो या दिखाना हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह जब किसी चीज़ को, किसी जो वाक्य को जो का त्यों लिखना है उसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। उपविराम, अपूर्ण विराम, ठीक है। इससे श्री कामता इसे विसर्ग का चिन्ह कहते हैं, इसको संस्कृत में ज़्यादातर यूज किया गया, ध्यान रखना। विवरण चिन्ह, जब किसी चीज़ को हमें क्या करना है उसको स्पष्ट करने के लिए इसी के विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला 11वां, यहाँ पर 11वां जो पॉइंट है उसको देख के चलेंगे। जैसे यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह दे रखा है, जैसे मैंने बता दिया अभी आपको, किसी चीज़ को अगर ज्यों का त्यों लिखना तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव सूचक चिन्ह, इसको मैंने पढ़ा दिया, देख सकते हैं। लोप चिन्ह, जब किसी जो वाक्य में कुछ चीज़ें लोप करनी हो यानी छोड़नी हो तब इसका प्रयोग करते हैं। पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह, जैसे रात दिन लिखना है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे हे राम, ओ, जब हमें कोई उच्चारण को थोड़ा लंबा खींचना हो तब के इसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। पाद बिंदु, पाद बिंदु जब है जैसे गजल, तो गजल, जा में हमने इसको नीचे लगा दिया, तो कुछ गा, का, खा, फा ऐसे अक्षरों में इसका प्रयोग फारसी या उर्दू फारसी में इसका प्रयोग किया गया है। अगला हंसपद त्रुटि चिन्ह या कारक, ये जब कोई चीज़ कहीं त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को लिखने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं। टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक किसके लिए किया जाता है? टीका सूचक चिन्ह जब कोई अध्याय वगैरह राइटर कवि हैं वो लिखते हैं। तुल्यता सूचक जब किसी चीज़ की तुलना करनी हो तब के लिए प्रयोग करते हैं। और समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है? जब हमने कोई अध्याय या कोई किताब समाप्त करनी हो तब हमें ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे थे विराम चिन्ह, जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक हेडिंग डाल करके एक्सप्लेन किया है। आप जब जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हो, सारी क्लासें आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर किया करें। इस क्लास के अंत में हम लगभग 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके चलेंगे, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और उसे देखने से पहले इन क्लासों को जरूर देख लेना, तभी आप उनको कवर कर पाओगे। और ये जो क्लास है हमारी, ये किसी स्पेशल किसी एक उसके लिए नहीं है, पेपर के लिए। आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी का, तो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी तैयारी कर रहे हो हिंदी की, या आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, आरओ, सीटेट, यूपी टेट, रीट, कोई भी, या पैट, किसी भी दुनिया में जब हिंदी आ रही है, चाहे वो यूपी पुलिस हो,
पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आ रही, उन सभी के लिए हमारी ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके नोट्स बना करके आप तैयारी कर सकती हो। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को सोच लेके एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्लास आपको पूरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो हम दोस्तों ब्राह्म चिन्ह हमने टॉपिक कवर करा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। वो आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम 1 से लेके 100 क्वेश्चन करा के चलेंगे, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास हम शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं, वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो के स्किप कर देते हो, थोड़ा थोड़ा देखते हो। अरे भाई पूरा देखिए तभी आप सीख पाओगे। अगर आप पढ़ने के मकसद से आए तो पूरी क्लास को कंप्लीट पढ़ोगे देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लास की नोटिफिकेशन आपके टाइम से पहुंच जाए। और सारी क्लासें हमारी चैनल के प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो जा करके जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाला जो फोल्डर है उसमें जा करके 2 फोल्डर मिल जाएंगे, हिंदी अभ्यास प्रश्न और हिंदी व्याकरण। तो उसमें व्याकरण पढ़ सकते हो, अभ्यास प्रश्न उसमें पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों तो आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अब यहाँ कह रहा है मुझे बाहर जाना है, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, लाघव चिन्ह नहीं है, अल्प विराम नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक कहते हैं ये नहीं होगा। दूसरा अधोरेख चिन्ह कहते हैं, कोष्टक तो नहीं कहेंगे, तृतीयक चिन्ह नहीं कहेंगे, अधोरेख चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जब कोई जैसे मुझे कुछ दिखाना है ना, किसी वाक्य दिखाना तो इसमें लाइन खींच दूंगा तो उसे अधोरेख चिन्ह कहेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरोक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 समानार्थी शब्दों की पुनरोक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम का नहीं, इस पर तो ठहराव के लिए है, अर्धविराम ये ज़्यादा ठहराव के लिए, योजक चिन्ह कोष्टक तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, योजक चिन्ह या चिन्ह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ना निर्देशक चिन्ह है, ना योजक विराम चिन्ह, ना अल्प विराम है। तो ऑप्शन कौन सा है, अब ये कौन सा है, अर्धविराम कौन सा होता है, तो ये होता है, ये आप चिन्ह को ध्यान रख लेंगे। अल्प विराम क्या होता है, एक कॉमा होता है। योजक विराम, ठीक है, ये डैश छोटा डैश होता है। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देशक चिन्ह ये होता है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है, विराम चिन्ह नहीं, संयोजक चिन्ह नहीं, लाघव चिन्ह नहीं, तुल्यता सूचक, ये तो तुलना करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं। तो ये बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन उसमें नहीं पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। ये दूर से बहुत दूर आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे भी अल्प विराम का चिन्ह हुआ है, पूर्ण विराम का, तो ये भी बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर गलत होगा क्योंकि नहीं में जवाब देना है, ठीक। दूसरा सुनो 2 बार हम यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये जो विराम चिन्ह लगा है ये बिल्कुल क्या है, गलत है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछा है, ठीक है। इसमें भी कोमा का प्रयोग सही हुआ है अल्प विराम का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये जो चिन्ह दिया है, चिन्ह देख सकते हो, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये इसमें भी जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो किसमें है, तो देख सकते हैं विवरण चिन्ह नहीं है, तुल्यता तो नहीं होगा, तुल्यता तो ये होता है, लाघव चिन्ह तो ये होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये संयोजक चिन्ह, इसको हम कहते हैं संयोजक चिन्ह डैश, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले
विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, जब जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार का तार टूट जाए, तो पूर्ण विराम का प्रयोग, जब बात खत्म हो जाती है तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कह रहा है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव, लोप और रेखांकन का प्रयोग नहीं किया जाए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका इकेरा, विशेष बल देने के लिए इकेरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो बीच में इधर से कोमा इधर से कोमा लगते हैं, तो इकेरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। 11वां, इसमें कह रहा है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यही होता है, ये अल्पविराम है, यह आश्चर्यचकित चिन्ह है, विस्मयार्थ चिन्ह, और ये है अर्धविराम। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये भी सेम रिपीट हो गया, यही है ऑप्शन ये, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? देखिए, नृत्य में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। निर्देशक चिन्ह होता है, ये जो डैश होता है यही हमारा निर्देशक चिन्ह होता है। तो ये आपको ऑप्शन किसमें दिख रहा है? डी में। अब इन सब के बारे में जान लीजिए। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, तो आंसर में तो नहीं होगा। और ये हमारा अल्पविराम है, क्या है? अल्पविराम। ठीक है, चिन्ह ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सारे इसलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए। ये है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये है निर्देशक चिन्ह, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? यहाँ पर नहीं, नेगेटिव विराम चिन्ह का प्रकार। देखिए, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो भी विराम चिन्ह का प्रकार है, लाघव चिन्ह ये भी विराम चिन्ह का प्रकार है, ये नहीं है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन और विवरण चिन्ह भी हमारा विराम चिन्ह का प्रकार से, लेकिन आंसर नहीं में पूछा तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाए? उपदेशक, ये कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विराम चिन्ह में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार, यहाँ पर तार है, तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग, तार टूटे वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम कौन सा है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अल्प विराम नहीं होगा, लेकिन अल्प विराम होता क्या है? ये कॉमा होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा योजक चिन्ह ये होता है। ठीक, बताइए जल्दी फटाफट, योजक चिन्ह कौन सा होता है? आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि योजक चिन्ह बताइए, तो इस डैश को ही हम योजक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? तो उद्धरण चिन्ह होता है आपका जैसे ये है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ध्यान रखना। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर कौन सा है? पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल को बिल्कुल क्लियर समझ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह यही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए ये चिन्ह कौन सा है? ये तो ये है पाद बिंदु। ये क्या है? पाद बिंदु, पाद बिंदु। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है अर्धविराम, अर्धविराम। ये चिन्ह कौन सा? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये सारे में क्लियर करा दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन कौन सा है? ये है अल्पविराम, अल्पविराम। अब आपसे पूछा है कि अल्पविराम चिन्ह कौन सा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ये जो चिन्ह है प्लस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है?
तो ये जो चिन्ह होता है वो लोप सूचक चिन्ह होता है, लोप सूचक। तो ये हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, ये लोप सूचक। लेकिन अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? अगर मान लो किसी अध्याय को समाप्त कर रहे हैं तो डैश जीरो ये करते हैं, ठीक है। किसी मान लो कोई पाठ है उसको समाप्त करते हैं तो उसके अंत में लगा देते हैं। अगर किसी किताब को समाप्त कर रहे हैं तो इसमें तीन योजक चिन्ह लगा दें, डैश लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर यानी किताब समाप्त हो चुकी है और इससे अध्याय समाप्त हो चुका है। तो ये हमारे समाप्ति सूचक है, ठीक है। अब ये है स्थान सूचक चिन्ह क्या होता है। तो स्थान सूचक चिन्ह के लिए आप देखोगे इसमें जो हमारा पाद बिंदु है वही स्थान सूचक होता है, क्योंकि वो स्थान को दर्शाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक। तो ये है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक क्या होता है, जैसे या तो स्टार होगा या फिर कह सकते हैं कि 2 प्लस प्लस की होंगी या कोई अंक होगा जैसे 2, तो ये हमारा टीका सूचक चिन्ह होगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि ये चिन्ह क्या है, तो ये हमारा लोप सूचक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति होती है, जैसे मान लो मैंने बताया तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम क्या करें, धरा, तो यही योजक चिन्ह जो होगा हमारा इसकी होती है, इसे हम निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या डैश कहते हैं या संयोजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब ये क्या है, अल्पविराम, तो ये कोमा है, ठीक है। अर्धविराम, एक बिंदी एक कोमा, कोष्टक आप जानते हो, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। इस तरह से बनता है, ठीक। तो इस तरह से आपने सारी समझ ली, ठीक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, योजक चिन्ह जो ये होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो यही पूर्ण विराम हमारा, ये जो एक बन रहा है यही हमारा पूर्ण विराम है, ठीक है। इसे हम कहेंगे पूर्ण विराम, ठीक है। तो आंसर तो हमारा ए हो गया। लेकिन इन सब के बारे में देख लेते हैं। इसको बोलेंगे योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह या डैश, निर्देश योजक चिन्ह। इसको बोलेंगे अर्धविराम, अर्धविराम। इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कह रहा है, ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा हो। जहाँ एकदम आश्चर्य बात हो रही तो आश्चर्यचकित चिन्ह होगा, या विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होगा तो वो हमारा ऑप्शन ए में है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका योजक चिन्ह, ये अल्पविराम चिन्ह, ठीक है। मैंने काफ़ी बता दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 21। हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से आश्चर्य हो रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो यहाँ पे भी आंसर जो हो जाएगा इसका विस्मयबोधक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई आश्चर्य बात होती है या किसी से प्रे करते हैं तो इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्रिया नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो कोई चिन्ह ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर अरे वाह रिक्त चिन्ह है ही कहाँ, तो इसके बीच में रिक्त चिन्ह होगा, अरे वाह। तो इसमें जो चिन्ह होगा वो विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि एकदम अचानक बात हो रही है। तो अर्धविराम का नहीं होगा, अर्धविराम ये होता है आपका, ठीक है। दोहरा अवतरण ये होता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, तो इनका प्रयोग नहीं होगा, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। आंसर हमारा होगा विस्मय, अचानक बात हो रही तो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन 23 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह हमारा ये है सी, ठीक है। ये पाद बिंदु है, ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, बताइए फटाफट, ठीक है। तो अब इसमें तुम मुझे खून दो, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। दोहरा अवतरण चिन्ह बोल सकते हैं, उद्धरण चिन्ह।
पूर्ण विराम चिन्ह नहीं होगा, पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है, अल्प विराम ये होता है और प्रश्नवाचक ये होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा ये लग जाता है। ठीक, दोहरा इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा उद्धरण है ये, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसको समझते हैं, देखते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वाक्य जब समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह ही कर प्रयोग। ये अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है, ये योजक चिन्ह है और ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम अब एक की जगह पर पूर्ण विराम है, ये है हमारा ऑप्शन है। ठीक, ये योजक चिन्ह है, ये अर्धविराम, ये प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 27, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, नहीं, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग होता है। जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया, नहीं, वहाँ प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, बिल्कुल, वेरी गुड, यही आंसर है हमारा। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखना है। जो कहावत है किसी को, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसमें हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? बताइए। अब यहाँ पर आपको काफ़ी प्रश्न दिए हैं, इसको देख सकते हो। तो अल्प विराम नहीं, लोप विराम नहीं, त्रुटि विराम क्या होगा? त्रुटि विराम होगा, तो यही है। हंस पद त्रुटि विराम का है, त्रुटि विराम ये है। इस तरह से यहाँ पर त्रुटि हो जाती तो उसको लगा करके वहाँ पर त्रुटि लिख देते हैं, तो पूर्ण विराम नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रुटि विराम। ठीक, अगला क्वेश्चन है 29, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए देखते हो कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं है। पिता ने पुत्र से, अब यहाँ पर पुत्र से यहाँ पर कोमा लगा, ये भी गलत हो गया है ना। कोमा जो लगाया है अल्प विराम गलत लगाया है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पिता ने पुत्र से कहा, ये एक तरह से योजक चिन्ह हो गया, ठीक है, निर्देशित करने के लिए। यहाँ पर देर हो रही है, कब आओगे? ठीक, तो इस तरह से कब प्रश्नवाचक भी लगाए और इतनी बात जो है योग जो का त्यों लिखी, तो इसमें उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है और डी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 30, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किया जाता है चिन्ह का प्रयोग, यानी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो यह क्या कह रहा है? जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, यानी ये जो अल्प विराम होता है इससे थोड़ा सा कम ठहराव होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं हम अर्धविराम। तो हमारा आंसर आ जाएगा अर्धविराम। ठीक है, अल्प विराम से अधिक ठहराव जो होता है वो अर्धविराम में होता है। संक्षेप नहीं होगा, कोष्टक नहीं होगा, विस्मयाद नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये आप है दोस्तों, हर्ष शोक घृणा, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब हर्ष शोक घृणा आश्चर्य की बात होगी तो वहाँ पर विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन हमारे सी में है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा? विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम का नहीं किया जाएगा, लेकिन बता देता हूँ अल्प विराम हमारा कौन सा होता है? ये कॉमा होता है। विवरण चिन्ह क्या होता है? अब आपसे पूछा जाए कि विवरण चिन्ह बताइए, तो जल्दी से बताओ विवरण चिन्ह, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी प्रश्न करा दिए हैं, वो आपने देख भी लिए होंगे।
नहीं, चलिए मैं बताई तो इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, अर्धविराम, अर्धविराम ये होता है, ठीक है, एक बिंदु और एक कोमा। अर्धविराम का अगर परिभाषा क्या है आपसे पूछा है, तो अर्धविराम दोस्तों अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव होता है। ठीक, यानी पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक, तो उसे हम कहते हैं अर्धविराम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है मोहन आज घूमने जाएगा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा, तो इस जाएगा पूर्ण, ये जो चिन्ह लगा हुआ है वो उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। तो ऑप्शन हमारे इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी में। अल्प विराम जानते ही हैं, ये कोमा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते ही हो, वो अर्धविराम आप जानते हो, एक बिंदु कोमा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं है? देखिए पूर्ण विराम बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, वो नहीं में आंसर पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अल्प विराम ये भी कोमा लगाओ, ये भी सुमेलित है, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। योजक चिन्ह ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है, और उधर चिन्ह ये भी सही था, लेकिन हमारा आंसर यही होगा, नहीं में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 34। काक पद का उपयोग कब होता है? तो यहाँ पूछा गया है काक पद का उपयोग कब होता है। तो वाक्य के बीच में विराम लेने पर नहीं, बार बार एक ही बात के लिए बिल्कुल नहीं, शोक प्रकट करने के लिए ये भी नहीं है, छूटे हुए अंश के लिए, तो छूटे हुए अंश के लिए हम काक पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। और मैंने आपको ये सारी क्लासें करा दी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जल्दी से बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। विस्मय बौद्धिक मनोविकार सूचक शब्दों के लिए, जैसे हर्ष है, ठीक है, दुख है, शोक है, उनके लिए हम मनोविकार की किसका विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो कि इस तरह से होता है। विराम चिन्ह के नीचे एक बिंदु होता है। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बता देता हूँ, ये होता है, ठीक है, पर ये होगा नहीं आंसर। अल्प विराम ये होता है, और अर्धविराम एक बिंदु और एक कोमा होता है। ठीक, तो विस्मय बौद्धिक चिन्ह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पाद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो उस पर जो विराम चिन्ह लगाया जाता है हंस पद, ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, इस तरह से उल्टा कैप जो होता है वो हंस पद लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्धविराम चिन्ह का मैंने बता ही दिया है। अर्धविराम ये होता है अपूर्ण सूचक विराम, अल्प विराम का मत पता ही है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण सूचक विराम कौन सा होता है, तो अपूर्ण सूचक विराम होता है x x x। ठीक, इस तरह से अपूर्ण सूचक विराम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ छूट जाता है उसके लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। चलिए करते हैं सुमेलित। अल्प विराम, अल्प विराम ये, अब यहाँ पर अल्प विराम जो है वो इससे सुमेलित हो जाएगा आ से, विस्मय बोध हो जाएगा ई से, अर्धविराम हो जाएगा आपका अर्धविराम आ से, और निर्देशक चिन्ह हो जाएगा ई से। तो अब आप देख सकते हैं पहले से आ होगा, पहले से बड़ा आ इसमें है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आ, दूसरे से बड़ी ई, तीसरे से छोटा आ, चौथे से छोटी ई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 38। इसमें क्या कह रहा है तो इसको भी समझ लेते हैं। इनमें अर्धविराम का सूचक कौन सा है?
ये रहा, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन है। ठीक, एक बिंदु और एक नीचे कॉमा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो विसंगति आपको बतानी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख है, ये गलत है, लेकिन ये विसंगति है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बिल्कुल सही है। तो लेकिन आंसर नहीं होगा। आप कानपुर से कब आए, ये भी बिल्कुल सही है। कब आया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। राम श्याम यहाँ पर कम, लेकिन आंसर हमारा ये हो जाए, इसमें विसंगति है, ऑप्शन ए। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये यहाँ पर जो लगा दिया है उद्धरण चिन्ह लगा दिया, ये इसलिए गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 40, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपका ये है ऑप्शन बी में, ये है अल्पविराम का अल्पविराम, ये है आश्चर्य चिन्ह, ये विस्मयाद चिन्ह, ये अर्धविराम हो गया, और ये उद्धरण चिन्ह। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में अर्धविराम का अर्थ क्या है? अर्धविराम का अर्थ कह लो या चिन्ह कह लो, तो यही है हमारा। ठीक, तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? क्षण भर ठहराव के लिए, तो क्षण भर थोड़ा सा ठहराव के लिए तो अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम होता है कॉमा। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग थोड़ा सा अधिक ठहराव के लिए होता है, और पूर्ण विराम का बिल्कुल रुकना, बात खत्म हो जाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 43, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो देखेंगे पूर्ण विराम का हो जाता है, तो ये नहीं होगा। अल्पविराम का भी हो जाता है, प्रश्नवाचक का चलिए देखते हैं। तो हम ये देखेंगे, और से पहले पूर्ण विराम का होता है, नहीं होता, अल्पविराम का नहीं होता, प्रश्नवाचक का नहीं होता, ये सभी, तो यही आंसर होगा। ना इसका होता, ना इसका होता, ना इसका ना होता, ना इसका, तो सभी का ठीक है नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा? तो विस्मयबोधक चिन्ह हमारा डी है। ये योजक चिन्ह है, ये अल्पविराम है, और ये निर्देशक, ये हमारा कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है, विवरण दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, विवरण चिन्ह इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45, अर्धविराम चिन्ह का रूप कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह का रूप हमारा ये ऑप्शन सी, ये नहीं होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अब ये चिन्ह कौन सा है, इसके बारे में बताइए। मैंने आपको काफ़ी चिन्ह बता दिए हैं, इसको बताइए। इसे अपूर्ण विराम चिन्ह कह सकते हैं या उपविराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं उपविराम चिन्ह, और इसको विवरण चिन्ह, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ठीक है, इसको ठीक, लेकिन ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अर्धविराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या है? कोष्ठक विराम चिन्ह क्या है? तो हमारा अर्धविराम है, जो ऑप्शन में दे रखा बी में। निर्देशक चिन्ह ये है, योजना विराम तो कोई होता नहीं, अल्प विराम चिन्ह ये है अल्पविराम। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? अर्धविराम पूछा है, ये वाला चिन्ह है अर्धविराम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो ना पूर्ण विराम का होता है, ना अल्प विराम का होता है, ना प्रश्नवाचक का होता है, ये सभी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये चिन्ह कौन सा है, तो इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह या इसको संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है, या लाघव चिन्ह या इसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। लेकिन इसमें त्रुटिपूरक शब्द पूछा है तो हमारा ये हो जाएगा हंसपद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 49, इसमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह तो यही है सी, ठीक है। ये पूर्ण विराम है, आंसर नहीं होगा। ये अल्प विराम, ये उत्तर चिन्ह, तो हमारा ऑप्शन सी ये हो जाएगा योजक चिन्ह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? विरामादि चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो ये हम देखेंगे। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को, ये सारे चिन्ह गलत लगे हैं। क्रोध जब हम थोड़ा रोक रहे हैं तो वहाँ पर अल्पविराम लगना चाहिए, जहाँ पर अल्पविराम लगा दिया, यहाँ ये लगा दी, तो ये नहीं होगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोध यहाँ पूर्ण विराम लगाइए, बिल्कुल गलत है, तो बात समाप्त हो जाती है ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 51, इसमें क्या कह रहा है? हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य को पूरा करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। संकेत देने के लिए, ये अगला अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये भी गलत है। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब कोई लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है उसका संकेत है ये, ठीक है। हंसपद कौन सा चिन्ह है? ये है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 52, अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह ये है, ठीक। ऑप्शन ए, ये अल्प विराम है, यह विस्मयबोधक है और ये पूर्ण विराम है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखेंगे अब, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद किस विराम का एक और विराम है? तो त्रुटि विराम का एक और विराम है, पूर्ण विराम का नहीं है। पूर्ण विराम तो ये है, अल्प विराम ये है, लोप विराम ये है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा जब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है 54, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध छात्र है आपको, ठीक है। चलिए देखेंगे। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा दिया, बिल्कुल गलत लगाया है। पिता ने पुत्र से का, अब पुत्र से का, अब पुत्र से लगातार पढ़ रहा हूँ, रुकना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। पिता ने पुत्र से कहा, बिल्कुल अल्पविराम लगाया, देर हो रही है कब आओगे? वेरी गुड, ये बिल्कुल करेक्ट है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब यहाँ पर कब के लिए प्रश्नवाचक इसलिए सही है, यहाँ पर कब लगाया पर यहाँ पूर्ण विराम, इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ पर क्या होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। विस्मयबोधक चिन्ह जब आश्चर्य, क्रोध इनके लिए होता है, ठीक है, शोक इनके लिए, संक्षेप के लिए क्या होता है? तो संक्षेप के लिए होता है ये वाला, ठीक। कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक। तो हमारा लेकिन आंसर हमारा कौन सा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए अर्धविराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 56, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ष, शोक के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्प विराम का थोड़ा ठहराव के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह है किसी हेडिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्धविराम का
तो अल्प विराम से अधिक ठहराव और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए किया जाता है। लेकिन आंसर है विस्मयबोधक चिन्ह। हर्ष शोक घृणा के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 57। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। तो यही हमारा आंसर हो गया। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, वैसे निर्देशक चिन्ह भी होता है, ठीक है, लेकिन हाँ दोनों दे दिए। चलिए, वो नहीं थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। चलिए, तो ये नहीं होगा। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह आप जानते हो, ये वाला चिन्ह होता है विवरण चिन्ह। अपूर्ण विराम इस तरह से XX हो, ठीक है। तो लेकिन आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह ये हमारा ऑप्शन सी में है। ये पाद बिंदु है, ये अर्ध विराम है और ये पूर्ण विराम है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अल्प विराम कौन सा है? तो ये कॉमा है। विस्मयबोधक चिन्ह ई से, अर्ध विराम का चिन्ह आ से, और निर्देशक चिन्ह का हमने यहाँ पर डैश यहाँ पर लगा नहीं पाया, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से कौन सा है? आ, पहले से आ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा? आकाश पाताल, इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है? तो ये हमारा योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह, ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्मयबोधक चिन्ह ये होता है, अल्प विराम ये होता है, ठीक है, और उद्धरण चिन्ह ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह होता है, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह हमारा ऑप्शन सी में है। इसे पाद बिंदु कहते हैं, आंसर नहीं होगा। इसे अर्ध विराम कहते हैं, ये भी नहीं होगा आंसर। इसे पूर्ण विराम कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया? तो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया था। मनोविकार जैसे दुख, शोक, घृणा, हर्ष, उसके लिए, ठीक है। अर्धविराम कॉमा का नहीं होगा, ये थोड़े ठहराव के लिए। प्रश्नवाचक क्यों, कब, कैसे आता तब के लिए। अल्प विराम ये कॉमा ये होगा, ठीक है। ये अर्धविराम है, यहाँ पर एक बिंदु होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 64। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो हंस पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 65। विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर, बिछुड़ना, चलना, ये नहीं होगा, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया, चीनी, अरबी, फारसी से, फ्रेंच से नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो संख्या 20 है। 18, 6, 17 नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 68। अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह हमारा यही है ऑप्शन ए में। ये उद्धरण चिन्ह है, ये भी उद्धरण चिन्ह है, ये गहरा उद्धरण चिन्ह है, ये दोहरा है और ये अर्धविराम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्प विराम जो कॉमा होता है उसे ही अल्प विराम कहते हैं। 69 में आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो भाई इसमें अल्प विराम लगेगा इन तीनों के बीच में। आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव, तो तीनों में अल्प विराम चिन्ह लगेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 70वां।
आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट। अरे भाई कॉमा होगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर आनंद घर आया, कॉमा लग गया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, तो इसमें कॉमा लगेगा, अल्पविराम लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा अर्धविराम है। ये कौन सा है? अर्धविराम। ये चिन्ह कौन सा? प्रश्नवाचक। ये चिन्ह कौन सा है? पाद बिंदु। पाद बिंदु या विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्ग संस्कृत में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका अल्पविराम हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज सवाल है सवाल नंबर 71। इसमें क्या कह रहा है? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो विराम चिन्ह जो लगना चाहिए वो है अल्पविराम। कौन सा? अल्पविराम। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया किंतु परंतु से पहले अल्पविराम लगना चाहिए। यहाँ पर आपको अल्पविराम लगाना चाहिए। मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला, यानी यहाँ पर अल्पविराम का चिन्ह लगना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये विषमबोध चिन्ह ये नहीं लगेगा, ये आपका पाद बिंदु है और ये प्रश्नवाचक है, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अल्पविराम है वो इसमें लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 72। इसमें क्या कह रहा है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए इसमें जो है, इसमें भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा है? अर्धविराम है। ये जो अल्पविराम से अधिक ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है इसे हम कहेंगे अर्धविराम। ठीक है, ऑप्शन ए में। सी में है, इसे पाद बिंदु कहेंगे। पाद बिंदु संस्कृत में इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इसे विषम या बोध कहते हैं। ठीक है, विषम या बोध चिन्ह, या हम आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। लेकिन ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेके चलते हैं 73। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संख्या हैं तो उनके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे भी जब एक ही प्रकार की कई संख्या आ रही हैं तो उनके बीच में जैसे राम कौमा श्याम कौमा घनश्याम, यानी तो इसमें अल्पविराम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह है, ये नहीं होगा, और ये अर्धविराम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 74। इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी छंदों में एक चरण की समाप्ति पर, जैसे एक चरण हो गया तो वहाँ पर कॉमा लगाते हैं, तब दूसरा चरण करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अल्पविराम, कॉमा को अल्पविराम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं होगा, इसे अल्पविराम कहते हैं, इसे पाद बिंदु, और ये उद्धरण चिन्ह, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। इसमें क्या कह रहा है? 75 को हम देखेंगे। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कौन सा है? रामू जो अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ा रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अर्धविराम, लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह ये नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 76। इसमें क्या कह रहा है? जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ। तो जाना है तो के बाद में एक अल्पविराम लग जाएगा। ठीक है, यानी कॉमा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अल्पविराम का चिन्ह लगेगा। अर्धविराम, विवरण और लाघव चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पविराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 77। इसमें क्या कह रहा है? माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शन माँ मेरा कल्याण करो। माँ मेरा, यहाँ पर मेरा के बाद में माँ मेरा कल्याण करो, तो यहाँ अल्पविराम लग जाएगा। यानी अल्पविराम के ज़्यादातर जो हमारे जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं अल्पविराम के, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78।
जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो तब वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम कौन सा होता है? ये, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अल्पविराम नहीं होगा, संकेतक चिन्ह नहीं होगा, लगाम चिन्ह नहीं होगा, कौन सा होगा? अल्पविराम। ये वाला जो चिन्ह है वो अल्पविराम का है, तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 79, इसमें क्या कह रहा है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये कह रहे हो कि उप विराम चिन्ह कौन सा होता है? अब उप विराम चिन्ह को जानने के लिए आपको पुरानी क्लास देखनी चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो? किसी भी क्लास को देखते नहीं हो। उप विराम होता है, ये क्या होता है? दो जो बिंदु होते हैं उसे उप विराम कहते हैं, पाद बिंदु या उप विराम कहते हैं। ठीक है, उप विराम हमारा ये हो गया। अर्धविराम कौन सा होता है? अर्धविराम ये होता है। और योजक चिन्ह कौन था? ये होता है। कोष्टक, इस छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपविराम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम करके चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या कह रहा है? कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो कर्णवाचक में जो कर्णवाचक क्रिया जो विशेषण है उसमें हमेशा अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, यानी एक बिंदु और एक कॉमा, इसका प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विवरण चिन्ह आपका ये होता है। ठीक, उपविराम ये होता है और ये उद्धरण चिन्ह ये होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। पूर्ण विराम, ये एक नहीं है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो पूर्ण विराम का देखिए मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये है पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए हाँ, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का वाक्य के प्रारंभ में नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वाक्य के अंत में इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। वाक्य के मध्य में इनमें से, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है, अंतिम चरण उसका खत्म हो जाता है, तब जाकर के हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? वाक्य के अंत में किया जाता है लेकिन उसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा पूछ रहा है कहानी उपन्यास लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी गलत है। छंद के चरणों की समाप्ति पर इसमें भी किया जाता है, लेकिन ये गलत लिख रहा है। पर अब नहीं में जवाब देना है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 83। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 83। इसमें क्या कह रहा है? तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे? तो पूर्ण विराम का होगा प्रश्नवाचक। यहाँ पर देख सकते हो, तुम कब आ गया, तुम कब आओगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कोष्टक उपविराम, पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम का ये होता है, उपविराम का ये होता है, कोष्टक ये होती है। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट, तो ये इस तरह से होता है। लेकिन इसमें कब आया है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 84। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा, अचानक हर्ष की बात है, खुशी की बात है, तो यहाँ पर विस्मयाद चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये चिन्ह इस तरह से पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु होता है, तो वो विस्मयाद चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते हैं, उपविराम चिन्ह आप लोग जानते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह को आप लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 85। यहाँ पर देखते हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है? तो इसे, ये कोमा दोनों तरफ लगा हुआ है, डबल कोमा, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जैसे इधर और इधर, ये हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। टीका सूचक कौन सा होता है? जैसे स्टार है, प्लस प्लस है, या संख्या है 2, तो ये टीका सूचक होता है। पुनरुक्ति सूचक कौन सा होता है? पुनरुक्ति सूचक मैंने आपको बताया था, ये उल्टा को जो कोमा होता है, उल्टा इस तरह से उल्टा कोमा लगते हैं, उनको हम बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक।
ठीक है, तो इस तरह से लिखें। सवाल नंबर 86, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह को हम निर्देशक चिन्ह, डैश या समासिक चिन्ह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो कोष्टक इनमें से कोई नहीं और अवतरण चिन्ह ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बड़ा कोष्टक। तो ठीक है, बी हो जाएगा, बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को दिखाने के लिए हम बड़ा कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम जो प्रश्न देखेंगे सवाल नंबर 88, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए, विवरण जिसमें जो हेडिंग डाली जाती है ये होता है हमारा विवरण चिन्ह, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है, अर्धविराम ये होता है और ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं होंगे। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर हमारा 89, पुनरुक्ति एवं लाघव पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह, तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 89, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो दोस्तों लाघव चिन्ह आपको इसमें दिखाई दे रहा है और पुनरुक्ति चिन्ह इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ना ये होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, इसमें देखेंगे पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिव्यक्त किया है? तो पाद चिन्ह को रेखा के नाम से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो पाद चिन्ह जो है उसे रेखा के नाम से हम अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है सवाल नंबर 91, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो हंसपद जो है वो त्रुटि विराम का एक और नाम है। हंसपद का चिन्ह इस तरह से होता है, जब कोई त्रुटि होती है तो वहाँ पर ये लगा करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम त्रुटि विराम का एक नाम है दूसरा। ठीक है, हंसपद। चलिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 92, इसको देखते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्यता सूचक चिन्ह जो हमारा होता है वो बराबर होता है। ये हमारा बराबर को ही हम तुल्यता सूचक कहते हैं, तुलना करना। ठीक है, इसलिए हम ये होगा, ये हंसपद है, ये लाघव चिन्ह है और ये बड़ा ब्रैकेट है, कोष्टक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 93, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु की अगर चिन्ह की पहचान की बात करें तो आप देख सकते हो कि पाद बिंदु जो डॉट होता है उसको हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ना तो ये हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है, ये हंसपद है और ये है टी का सूचक। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, जहाँ जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं पाद बिंदु। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 94, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो ये जो चिन्ह है वो हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। जैसे अगर एक डैश और ओ 0 और ये इस तरह से अध्याय समाप्त करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है और 3 डैश किताब समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हम समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ये हंसपद है और ये पाद बिंदु है। ठीक है, तो इस तरह से समझ लेंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है हमारा 95, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो एक इसमें तो है ही है, लेकिन नहीं का पूछा है तो ये नहीं होगा। स्नेह इसमें भी ए है, पैतृक इसमें भी है, वैदिक है तो वैसे सभी में वैदिक एक ठीक है, वैदिक तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैदिक ही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सवाल नंबर 96, इसमें क्या कह रहा है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
तो किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग या संक्षिप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्पविराम, कोष्टक, अल्पविराम का प्रयोग। अल्पविराम का कब होता है? जब थोड़ा सा ठहराव लिया जाए। कोष्टक का जब कोई त्रुटि उसको उसमें उसका दूसरा नाम लिखने के लिए। ठीक है, अल्पविराम का अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा ठहराव के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 97, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य आपको ढूंढना है। छी, तुमने तो नाम ही ढो दिया, छी। तो यहाँ पर क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। छी, तुमने तो नाम, ये यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए, इसमें बोलते ये भी गलत है। छी, ये सही है, छी, क्योंकि ये छी के साथ ही हमें एक विषय बोधक चिन्ह लगाया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों सवाल नंबर है 98, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो पहचानिए। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है तो सही, लेकिन गलत इसलिए गलत है क्योंकि हमें नहीं में ढूंढना है। ठीक, रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त दो अवयवों में, है ना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, वैसे यहाँ करते हैं तीनों, लेकिन यहाँ पर नहीं करते हैं, इसलिए लेकिन आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं में पूछा है, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, नहीं के लिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 99, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी कठिन शब्द है उसको हमें क्या करना है? सरल बनाना है ना। कठिन शब्द को अर्थ स्पष्ट करना है तो उस हम क्या करते हैं? कोष्टक में उसको लिख देते हैं, तो हमारा कोष्टक हो जाएगा। ठीक, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, ये जो हमें जो ब्रैकेट दिया है किस विराम चिन्ह का गोतक है? तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कोष्टक का गोतक है, तो कोष्टक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक चिन्ह का गोतक है, पुनरुक्ति सूचक नहीं होगा, विवरण नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने 1 से लेकर 100 तक जो है प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, पूरी वीडियो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों इससे पहले हमने विराम चिन्ह की पूरी तरह से संपूर्ण व्याख्या की है, उसमें लगभग 5 से 6 क्लास हैं, उनको जाके देख सकते हो। उसके बाद में इसे देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल को